Good morning, student. Today we are going to start chapter 4, Agriculture of Geography, class 10th. In this chapter today we will discussing about non-food crops and fiber crops, technological institutional reform. ओके बेटा। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जो फूड क्रॉप्स हैं बेटा उनके बारे में पढ़ा था हमने। जो फूड क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट है, राइस है, मिलेट है, पल्सेस हैं बेटा। लेकिन आज जो है हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। नॉन फूड क्रॉप्स कौन सी होती है, जो मतलब जैसे कि लाइक वो फूड क्रॉप जो होती हैं जो खाने वाली नहीं होती हैं, जैसे कि रबड़। फर्स्ट इज रबड़ की अगर बात करते हैं, ये एक नॉन फूड क्रॉप है। रबड़ को जो है ये इक्वेटोरियल रीजन में जो है ग्रो होती है, जहाँ पर टेम्परेचर भी होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है बेटा। और मॉइस्चर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में मतलब इसको ज़्यादा मॉइस्चर भी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। और इसके लिए जो रेनफॉल है 20-100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए बेटा। तो जो रबड़ है, रबड़ कहाँ पर जो है ग्रो की जाती है, कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। और रबड़ से बनते क्या है, रबड़ से टायर बनते हैं बेटा। और जो है जो बैंड बनते हैं, रबड़ के बैंड बनते हैं, रबड़ की वायर बनती है, रबड़ के जो है फुटवेयर्स वगैरह बनते हैं। तो रबड़ से बहुत सारी जो चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। सेकेंड इज फाइबर क्रॉप। हमने पढ़ा नॉन फूड क्रॉप रबड़ होगी बेटा। इसमें फाइबर क्रॉप, फाइबर जो क्रॉप होती है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, जैसे कॉटन है, जूट है, या फिर कॉटन है, जूट है बेटा, ठीक है। तो सिल्क है, तो इस इन सब में क्या होता है बेटा, फाइबर होता है। और जो कॉटन है, कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई रेनफॉल चाहिए होती है। और ये जो कॉटन की क्रॉप है वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा जो है ग्रो करती है, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए बेटा। और उसके साथ जो कॉटन है, कॉटन पता ही है आपको कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। और मोस्टली जो बड़े प्लांट हैं टेक्सटाइल, वो सारे के सारे कॉटन के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा। ओके। एंड नेक्स्ट इज जूट। जूट को गोल्डन फाइबर का नाम दिया गया है, उसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। और इसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। फर्टाइल सॉइल यानी कि जिन एरियाज में फ्लड ज्यादा आते हैं उन एरियाज में ये जो है जूट की जो है क्रॉप ग्रो की जाती है। और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और फर्टाइल सॉइल चाहिए। और ये जो जूट होती है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है बेटा। तो कॉस्टली होती है, तो जैसे कि ये कॉस्टली होती है। और इससे बनता क्या है, इसे बैग्स बनते हैं, इससे कारपेट बनते हैं, इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो इसलिए इसको यूज़ करना लोगों ने अब कम कर दिया है। और ये आपको मिलती कहाँ से है, कौन सी स्टेट जो है वो जूट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, या फिर मेघालय है। तो वहाँ उस एरियाज में आपको जूट की जो है क्रॉप देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या है, क्या किया गया है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म में इनके सुधार में क्या किया गया है, खेती को, एग्रीकल्चर को और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए क्या प्रयास किए गए, क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो पहला था इंडियन जो है 6 प्रयास किए गए हैं, रिफॉर्म्स किए गए हैं। पहला जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या आएगा कि कलेक्टिवलाइजेशन। मतलब क्या है कि जो खेती की जमीन है, जो लैंड है, उसको कलेक्टिव करके वहां पर इकट्ठी जो है वो वहां पर फार्मिंग की जाए, एग्रीकल्चर की जाए, जिससे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अब सेकंड जो है
एबॉलिश जिम्मेदारी सिस्टम। जिम्मेदारी जो सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दिया गया था। क्यों एबॉलिश कर दिया गया था? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो हमारा देश पहले जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, और हमारे जो इंडियन पीपल थे, जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे, बड़े बड़े किसान थे, तो उनके अंडर जो थे छोटे किसान जो है, छोटे पीजेंट जो है काम करते थे। तो वो काम करते थे और वो हमेशा उनके खेतों में काम भी करते थे, लेकिन उनको उनको उनके जमीन के ऊपर जो भी फसल पैदा होती थी उनका टैक्स भी उनको पे करना पड़ता था जिम्मेदार को बेटा। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक एक तरह से सिचुएशन होती थी। उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, वेजेस तो कुछ मिलते ही नहीं थे उनको, और मतलब हमेशा भुखमरी ही रहती थी। तो अब जब हमारा देश आजाद हुआ तब जो है जिम्मेदारी प्रथा जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी, और जिम्मेदारों से जमीन लेके छोटे किसान को दे दी गई थी। सीलिंग सिस्टम जो था, मैंने आपको पहले सीलिंग सिस्टम में ये था कि जितने भी बड़े बड़े राजा हैं या बड़े बड़े जिम्मेदार थे, उनसे उनको मतलब एक ये निश्चित कर दी जाती कर दी जाएगी कि कितनी जमीन एक व्यक्ति जो है मतलब ले सकता है। मतलब एक व्यक्ति के पास इतनी ही जमीन होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगी तो वो उससे ले ली जाएगी और छोटे किसानों को बांट दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो वो सीलिंग सिस्टम था। लैंड रिफॉर्म बहुत ज़्यादा किए गए, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, किसानों का इसको ज़्यादा श्रेय नहीं मिला था। ठीक है। और सेकंड जो है 1960 एंड 1970 के जो ईयर्स थे, उस समय जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, वाइट रेवोल्यूशन हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन के अच्छे किस्म के HYV सीड्स को यूज़ किया जाए, अच्छे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ा के ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए और ज़्यादा पैसा कमाया जाए, और उसमें जो लैंड है बहुत ज़्यादा स्केल के ऊपर ली जाए बेटा। ठीक है। तो इससे जो पंजाब और हरियाणा के किसान थे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था, बहुत ज़्यादा गेन हुआ था, और इसके रिजल्ट भी मेरिट और डीमेरिट अगर बात करें, मेरिट तो ये थे कि किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था पंजाब और हरियाणा के किसानों को, बाकी किसानों को नहीं हुआ था। और इसमें जो डीमेरिट की अगर बात करें कि सॉइल जो है इरोजन हुआ था, क्योंकि पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे और इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा दी गई थी, तो पानी एक जगह जब इकट्ठा रहता है तो वहाँ भी जो है सॉइल इरोजन होता है, और पेस्टिसाइड से भी सॉइल इरोजन हो रहा था। प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो भी सॉइल इरोजन होता है बेटा, और पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा, और साथ में ये था कि अमीर ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब ज़्यादा गरीब हो गए थे, तो ये डीमेरिट थी। इसके साथ था जो है मिल्क की प्रोडक्शन में मतलब वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था। आपको मैंने बताया था कि वाइट रेवोल्यूशन के दौरान एक जो गुजरात में आनंद नाम का शहर था, तो वहाँ पर एक डेयरी फार्मिंग की गई थी ज्वाइंट, जो जैसे किसान थे सभी किसानों ने मिल के एक वहाँ पर ये वाला जो है मिल्क प्रोडक्शन लगाया था, अमूल डेयरी प्रोडक्ट लगाया गया था, ताकि जो ये क्यों लगाया गया था, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो रूरल पीपल हैं, उनको उनके लिए कुछ किया जा सके और उनकी जो उनकी डेवलपमेंट की जा सके, उनके लिए जीविका का साधन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है बनाया गया था, उनकी जो स्टेटस को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए बेटा। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों को अवेलेबल कराए गए, और फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, PAIS जो है मतलब किसी किसान का एक्सीडेंट होता है या उनके लिए उनको भी इंश्योरेंस दी गई थी बेटा। और फोर्थ है ग्राम बैंक, यानी कि उनके लिए ग्राम बैंक खोले गए ताकि उनको जो भी वो उधार लेते हैं, मतलब बैंक से उधार लेते हैं किसान, उनको पैसा लेना पड़ता है, तो वो जो है कम इंटरेस्ट के ऊपर उनको जो है बैंक प्रोवाइड करता है बेटा। ठीक है। एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है प्रोवाइड किए गए ताकि जो मीडियोकर वाले हैं, जो मिडल में जो काम करते थे, जो पैसा खाते थे किसानों से, वो खत्म कर दिया गया। किसानों को सीधे रूप में जो है पैसा उनसे मिलेगा, उनकी जो फसलों की जो कीमतें हैं वो निश्चित कर दी गई कि इतनी ही जो आपकी जो फसल की कीमत मिलेगी, जैसे कणक की जो है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो निश्चित कर दिया गया है।
इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको किस तरह से जो है इम्प्रूव किया जा सके, पानी की किल्लत को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके या फिर और फसलों को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, एग्रीकल्चर को किस तरह से डेवलप किया जा सके, तो उसमें वहाँ पर रिसर्च की जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं बेटा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर 1990s के करीब। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर 1990s में देखो बेटा बहुत सारी जो ये तो हुआ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और एग्रीकल्चर के ऊपर अगर हम बात करते हैं और प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया था और साथ साथ में जैसे कि इसमें अगर हम बात करते हैं कि एफसीआई और बीपीएल, जो बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, उनके लिए एक तरह से उनको राशन जो है कम कीमत पे उपलब्ध कराया गया था सरकार ने। अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग हैं, तो इस तरह से बीपीएल जो है कार्ड प्रोवाइड किया गया था। तो ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एग्रीकल्चर के क्या इम्पैक्ट पड़े, बहुत ज़्यादा बुरे और अच्छे इम्पैक्ट पड़े बेटा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर जितनी डेवलप की, जितना मतलब इसके ऊपर किसानों को जो है किसानों के लिए इनका प्रोडक्शन लेवल जो है ज़्यादा बढ़ा भी, किसान और ज़्यादा अमीर भी हुए, लेकिन कई हद तक जो है अगर बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में, तो टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप है और एग्रीकल्चर के ऊपर जितना खर्चा, क्योंकि एग्रीकल्चर को जो लोग हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। क्यों छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि जो बीजों की कीमतें हैं या फिर उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं जो किसानों को कई बार आपने देखा होगा कि खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो कर्जे में डूब जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को छोड़ के जो है टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं, तो वो जो है बेटा उसमें ज़्यादा हम लोग कमा पाते हैं। एग्रीकल्चर से एक किसान एक साल में कितना कमा लेता होगा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये जो टर्शियरी सेक्टर है या फिर ये जो हम बनाते हैं गूगल है या फिर बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप है और या जो फेसबुक है और ये जो वाईफाई है, तो इससे जो है अगर एक कंपनी ऐप बनाती है और दूसरी कंपनी को बेचती है तो एक ही दिन में पता नहीं अरबों खरबों कमा लेती है। एक ही दिन में इतना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो जाता है, इतना ज़्यादा उनको मतलब गेन हो जाता है, लेकिन जो किसान है पूरी लाइफ में इतना नहीं कमा पाता। तो एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का जो है इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, किसान और अमीर भी हुए, कंपटीशन बढ़ा और कहीं हद तक जो है किसानों ने एग्रीकल्चर को छोड़ा भी बेटा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था आपका बेटा एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको मैप दे रखा है और ये आपको बेटा मैप दे रखा है आपने, ये वाला जो है आपकी बुक में ही है बेटा। इसमें आपको दिखा रखे हैं मेजर एरियाज और एंड माइनर एरियाज बेटा। तो ये जो आपको रेड कलर में ज़्यादा शो हो रहे हैं, इसमें आपको ये जो है मेजर एरियाज शो किए गए हैं जो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं बेटा। ये फूड क्रॉप वाला मैप है आपकी बुक में। और जो है माइनर एरिया जो है लाइट कलर में आपको शो करके माइनर एरियाज वाले माइनर जो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज वाला है। तो ये आपका इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में पहले आपको स्टेट्स भरनी है, एक इंडिया का मैप जो है पूरा आपको स्टेट भरनी है। आफ्टर दैट फिर आपने ये मैप फिल करना है, उसमें कलर करना है बेटा। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपने नोट्स बनाने हैं बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस रिलेटेड चैप्टर से तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।